औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन किराम, 7 दिसंबर 1941 ये तारीख का वो आखिरी दिन था जब इस दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी पर एक ऐसी क़यामत खेज़ आफत आने वाली थी जिसका किसी को कोई गुमान न था। जंगी अब्दोज़ में मौजूद एक अफ्रीकन बावर्ची डोरस मिलर सूरज निकलती ही अब्दोज़ में मौजूद नेवी की अफसरान को नाश्ता फराहम करता है और उसके बाद उनकी लॉन्ड्री यानी धोने वाले कपड़ों को जमा करना शुरू करता है। सुबह के ठीक 7:57 पर एक ऐसे सायरन की आवाज़ सुनाई देती है जो शायद कोई भी शख्स अपनी मुलाजमत के दौरान सुनना नहीं चाहता। वो फौरन कमरे से बाहर निकलता है और आसमान की जानिब देखता है तो इंतहाई हैरत में मुब्तला हो जाता है। पूरा आसमान जापानी जंगी जहाज़ों से भरा होता है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पर जैसी क़यामत आ गई हो, क्योंकि जापानी जंगी जहाज़ों ने एक एक करके अमेरिका के अब्दोज़ों को तबाह करना शुरू कर दिया। यह हमला यूएस के पेरियल हार्बर बेस पर किया गया था। आज के ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमले की इतनी बड़ी हिम्मत या हमाकत क्यों की। डॉरस विलर नामी नेवी के एहलकार बावर्ची को अमेरिका के सबसे बड़े एजाज से क्यों नवाजा गया था और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम क्यों गिराया था। इस दिलचस्प और कीमती वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस काफिले तहकीक को जुस्तजू में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाज़रीन किराम, इस दिलचस्प कहानी की इब्तिदा 1941 में उस वक्त होती है जब दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2024 में अमेरिका खुलकर मुखालफत करता नजर आता है। हुआ कुछ यूं कि दूसरी जंग अजीम को शुरू हुई 3 साल का दौरानिया गुजर चुका था, जिसके एक जानिब जर्मनी और इटली थे जबकि दूसरी जानिब नीदरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन थे। हैरत की बात यह है कि जंग में अमेरिका का कोई अमल दखल नहीं था, क्योंकि पहली जंग अजीम में हुए नुकसानात की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में जारी जंग से खुद को बिल्कुल दूर रखना चाह रहा था। लेकिन एक ऐसा मुल्क था जो अमेरिका के खिलाफ मुसलसल मुजाहमत कर रहा था और वो मुल्क जापान था। जापान के पास कुदरती वसाइल की कमी की वजह से वो अपने करीब दूसरे ममालिक पर कब्जा कर रहा था ताकि वो अपनी कुदरती वसाइल की जरूरत को पूरा कर सके। कोरिया, चाइना, जापान और ताइवान के बड़े इलाकों पर जापान पहले ही कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलिपाइन, इंडोनेशिया और मलेशिया पर भी कब्जा करना चाहता था। लेकिन जापान के सामने रुकावट ये थी कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की और फिलिपाइन अमेरिका की कॉलोनी थी। मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन को जापान का दूसरी ममालिक पर जबरदस्ती कब्जा करना बिल्कुल भी गवारा न था, क्योंकि जापान की पुष्टपनाही हिटलर कर रहा था और हिटलर अमेरिका और ब्रिटेन का दुश्मन और मुखालिफ था। जापान की ये कार्रवाइयां देखकर 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास अपना ऑयल मौजूद न था, वो अपनी जरूरियात का 80% ऑयल अमेरिका से खरीदता था। अमेरिका ने जापान के सामने ये शर्त रख दी कि पहले चाइना पर किया गया कब्जा छोड़ना पड़ेगा, वरना जापान को तेल देना बंद कर दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक जानिब अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता और पूरी दुनिया ये समझती कि जापान ने हिटलर की हिमायत और ताउन के बावजूद अमेरिका के सामने हार मान ली। दूसरी जानिब ऑयल था जिसके बगैर जापान का असर रसूख कमजोर पड़ जाना था। जापान ने फिर भी ये फैसला किया कि वो चाइना से अपनी अफवाज वापस नहीं बुलाए, बल्कि अंदर ही अंदर ये मंसूबा बंदी करने लगा कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ऐसा करना आसान हरगिज न था, क्योंकि इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी थी। वहां तक पहुंचने से पहले जरूरी था कि पहले फिलिपाइन पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। ये इस बात से बाखूबी वाकिफ था कि अगर इसने फिलिपाइन पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पेरियल हार्बर से की जाएगी। क्योंकि अब जापान के पास मौजूद तेल के जखायर तेजी से खत्म हो रहे थे, इसलिए अब हमले के अलावा जापान के पास कोई दूसरा रास्ता न था। फिलिपाइन पर नहीं बल्कि अमेरिका के नेवल बेस पेरियल हार्बर पर जापान के अफवाज के सरबराह ने यह फैसला किया कि वो अमेरिका के पेरियल हार्बर बेस पर अचानक हमला करके पूरे बेस को तबाह कर देंगे, ताकि उसके बाद जापान फिलिपाइन पर कब्जा कर सके। जापान ने खुफिया तौर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। जापान ने जंगी साजो सामान में, जिसमें 2 जंगी अब्दोज, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर और 414 जंगी जहाजों को तरतीब दिया। इन जंगी जहाजों को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पेरियल हार्बर बेस की जानिब रवाना किया गया। दूसरी जानिब अमेरिका के पेरियल हार्बर बेस पर नजर दौड़ाई जाए तो इसमें 8 जंगी अब्दोज, 59 एंटी एयरक्राफ्ट अब्दोज, 4 सबमरीन और 390 जंगी जहाज शामिल थे। अमेरिका के पास जापान के इन हमलों को नाकाम बनाने के लिए काफी कुव्वत मौजूद थी, लेकिन इन सब के लिए ये इंतहाई जरूरी था कि अमेरिका को जापान की इस कार्रवाई का इल्म हो। लेकिन जापान ने यह हमला हर तरह से छुपाने की भरपूर कोशिश की, हत्ता कि वो किसी किस्म की वायरलेस गुफ्तगू से दूर रहे।
जापान से निकलने वाला ये नेवल जंगी दस्ता 8000 की तवील मुसाफत के बाद अमेरिकन नेवल बेस पेरिल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर के फासले पर थे और यही वो जगह थी जहां से जापान के मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों ने उड़ान भरनी थी। दूसरी जंग अजीम का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला होने वाला था जिसमें अमेरिका अमली तौर पर शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की अलग सुबह 7:57 पर 350 जापानी जंगी जहाजों ने दो अलग अलग सिम से शदीद हमला किया। अमेरिकन जो इस अचानक हमले से बिल्कुल आगाही नहीं रखते थे, इन पर जैसे क्यामत का समा हो। जापानी जंगी जहाजों के पहले दस्ते ने गोलों की जैसे बारिश कर दी हो। ये हमला 45 मिनट तक जारी रहा और फिर जापान के जंगी जहाज वापस चले गए। यूं महसूस किया गया कि शायद अब हमला खत्म हो गया, लेकिन चंद ही मिनटों बाद जापानी जंगी जहाजों का दूसरा दस्ता आया और पेरिल हार्बर बेस की रही सही कसर गोले बरसा कर पूरी कर दी और अमेरिकन नेवल बेस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर लिया। पूरे 1 घंटा 45 मिनट तक ये जापानी जंगी जहाजों का हमला जारी रहा, जिसमें जापान का पलड़ा हर तरह से भारी था। अमेरिका के 20 वेसल, 8 जंगी आबदोज और 300 से भी ज्यादा जंगी जहाजों को जमीन पर ही तबाह कर दिया गया। जमीन को आग और आसमान को काले धुएं ने अपने लपेट में ले लिया। इसी दौरान अमेरिका की जंगी आबदोज में एक बावर्ची डोरस मिलर नामी शख्स था, जिसका जिक्र हम वीडियो में पहले कर चुके हैं। लॉन्ड्री जमा करते वक्त डोरस मिलर को एक सायरन की आवाज सुनाई देती है। ये खौफनाक सायरन सुनकर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगता है तो जापान का एक मिसाइल जहाज को आकर लगता है, जिसमें कैप्टन समेत बहुत से दूसरे अफसरान शदीद जख्मी हो जाते हैं। डोरस मिलर ने तमाम जख्मियों को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इसके बाद डोरस मिलर ने खुद जाकर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन पर जाकर खुद जापानी जंगी जहाजों पर जवाबी वार किया। बिना किसी तरबियत के डोरस मिलर ने 6 जापानी तैयारी मार गिराए, जबकि जापान के इस हमले में कुल 29 जहाज खोए थे। डोरस मिलर वो पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको बाद अजान नेवल क्रॉस के एजाज से नवाजा गया। ये एजाज यूएस नेवी का सबसे बड़ा, जबकि यूनाइटेड स्टेट में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा बड़ा एजाज है। 1 घंटा 45 मिनट हमला करने के बाद जापान की जंगी जहाज वापस चले गए, मगर जापान अब अमेरिका को भी दूसरी जंग अजीम में धकेल चुका था। अमेरिका ने पेरिल हार्बर बेस पर हमले के अगले ही दिन जापान से बदला लेने का फैसला कर लिया और जापान के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीने तक अमेरिका अपनी बेस को दोबारा तामीर करने में लगा रहा। 4 महीने बाद अमेरिका ने जापान पर वैसा ही हमला किया जैसे जापान ने पेरिल हार्बर बेस पर किया था। 19 अप्रैल 1942 को अमेरिका ने जापान की दारुलहुकूमत टोक्यो पर बमों की बरसात शुरू कर दी। ये अमेरिका का दूसरी जंग अज़ीम में किया जाने वाला पहला हमला था, लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका रुका नहीं। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान के दरमियान शदीद लड़ाई चलती रही। इस जंग में अमेरिका का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था। वो किसी भी सूरत अमेरिका के आगे हार मानने को तैयार नहीं था। आखिर अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी पत्ता भी इस्तेमाल किया। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस जंगी जहाज आसमान पर नमूदार हुआ। इस जहाज ने 4400 किलोग्राम वजनी लिटिल बॉय नामी बम हिरोशिमा के शहर के ऊपर गिरा डाला। ठीक 43 सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद फायरबॉल जमीन से आसमान पर बुलंद हुआ, जिसने जमीन का दर्ज हरारत 5000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया। ये तारीख का पहला एटमी हमला था जिसने पलक झपकते ही हिरोशिमा पर 80% से ज्यादा तामीरात को मलिया मेट कर डाला। जापानी फौज के सरबराह की जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। अभी वो संभले ही नहीं थे कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी एटमी बम गिराया। ये मार्क 3 बम था जिसका कोड नेम फैट नेम रखा गया था। 4670 किलो वजनी इस बॉम्ब ने गिरती ही पूरे शहर को खंडात में तब्दील कर दिया। ये दो वो एटमी बॉम्ब थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आज तक के आखिरी एटम बम थे। एक अंदाजे के मुताबिक इन दोनों हमलों में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए। इस हमले के एक हफ्ते बाद जापान ने अमेरिका के आगे हार मान ली और इसके साथ ही दुनिया की दूसरी जंग अजीम अपने अंजाम को पहुंची। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।